मुगल एम्पायर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर में से एक है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े एम्पायर थे वो केवल 3 एम्पायर थे। पहला एंशिएंट इंडिया में जो अशोक का एम्पायर था उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी, और दूसरा केवल वो मिडिवल टाइम पे बनता है और वो था औरंगजेब का एम्पायर। औरंगजेब का जो मुगल एम्पायर था वो लगभग अशोक के एम्पायर के जितना था। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनता है, जो कि था ब्रिटिश इंडिया एम्पायर। और आज हम बात करेंगे कि औरंगजेब की मौत के बाद ऐसा क्या होता है कि कुछ ही साल में मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। क्योंकि औरंगजेब के टाइम पर मुगल एम्पायर अपने पीक में था। दुनिया की 26% जो इकोनॉमी थी वो इंडिया होल्ड करता था। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसकी मौत के 5 से 6 सालों बाद वो पूरा एम्पायर अपने बैकफुट में आ जाता है। और मैंने जितनी ये एंशिएंट एम्पायर और मिडिवल एम्पायर को स्टडी करा है, मेरे समझ में एक बात आई है कि कोई भी एम्पायर जब खत्म होता है उसके खत्म होने की दास्तां युद्ध भूमि में नहीं लिखी जाती बल्कि उसके दरबार में लिखी जाती है। मुगल साम्राज्य के भी खत्म होने की दास्तां किसी युद्ध भूमि में नहीं लिखी गई। किसी युद्ध की वजह से मुगल खत्म नहीं हुए। हालांकि मराठा, सिख, जाट, राजपूत सबका राइज हो रहा था, ब्रिटिश भी इंडिया आ चुके थे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन मुगल जो डिक्लाइन हुआ उसकी पूरी कहानी मुगल कोर्ट में लिखी जा रही थी। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। उस टाइम पर ब्रिटिश कोर्ट में कुछ प्रोमिनेंट ग्रुप थे ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी और अफगानी। ये ग्रुप इतने पावरफुल थे कि ये किंग मेकर को डिसाइड करते थे। लेकिन जो औरंगजेब था वो अपने आप में एक अथॉरिटी था। सेंट्रल अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी वो मुगल एम्परर होता था मुगल एम्पायर की। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मौत होती है उसके बाद ऐसा कोई कैपेबल राजा था ही नहीं। जो औरंगजेब के लड़के थे, उनके बच्चे थे, उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगता है। लेकिन उस समय पर बहादुर शाह को मुगल बादशाह बना दिया जाता है। बहादुर शाह बूढ़े थे और इनकैपेबल भी थे। 1713 में बहादुर शाह की मौत हो जाती है। और अब वो टाइम आ चुका था जब असली टसल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोई भी क्लियर सक्सेसर मुगल एम्पायर का दिख नहीं रहा था। लेकिन मैं पहले इन ग्रुप्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे इन्हीं ग्रुप्स का मेन रोल था। ईरानी ग्रुप में थे सादत खान, तुरानी ग्रुप में थे निजामुल मुल्क, और हिंदुस्तानी ग्रुप जो कि सबसे पावरफुल ग्रुप था उसमें थे सैयद ब्रदर। और ऐसे ही एक अफगानी ग्रुप भी था, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव था नहीं। ये 3 ग्रुप मेन ग्रुप थे। अब जो ईरानी ग्रुप था वो तुरानी ग्रुप को अपोज करता था, लेकिन जो हिंदुस्तानी ग्रुप था वो अलग चलता था। अब होता क्या है कि 1712 में जब बहादुर शाह की मौत हो जाती है तो ईरानी ग्रुप का जो जुल्फिकार खान था वो सपोर्ट कर देता है जहांगीर शाह को, और जहांगीर शाह मुगल बादशाह बन जाता है। लेकिन जितनी भी पावर थी अब वो ईरानी ग्रुप के हाथ में आ चुकी थी। जो भी ईरानी ग्रुप का खास होता था किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, रेवेन्यू सर्विस में, यहाँ तक कि मिलिट्री में भी ऊंचे पद मिल जाते थे। जो मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम था अब उसका दुरुपयोग होने लगा था। मिसयूज ये लोग करते थे। जो इनके ज़्यादा नज़दीक लोग थे उन्हें ये बड़ी बड़ी रैंक दे दिया करते थे, जिसकी वजह से पूरे ही एम्पायर में एक टसल स्टार्ट हो गया था और यहीं से मनसबदारी सिस्टम बर्बाद होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो इन्फ्लुएंस ईरानी ग्रुप का बढ़ रहा था वो तुरानी ग्रुप को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए तुरानी ग्रुप और जो हिंदुस्तानी ग्रुप जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने मिलकर एक प्लानिंग करी। सैयद ब्रदर जो थे हिंदुस्तानी ग्रुप के, उन्होंने क्या करा कि फारूक सियार को बुलाया, जो कि एक मुगल युवराज था। उन्होंने ये प्लान बनाया कि फारूक सियार को हम राजा बनाएंगे। उसके लिए जरूरी था जहांगीर शाह को मारना। इन्होंने जहांगीर शाह को मारा और फारूक सियार को अपना सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से फारूक सियार 1713 में मुगल बादशाह बन जाता है। लेकिन इनकी भी कहानी ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, क्योंकि जो सैयद ब्रदर्स थे वो पूरे मुगल एम्पायर को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे पहले ईरानी ग्रुप कंट्रोल कर रहा था वैसे ही अब ये फारूक सियार को भी कंट्रोल करने लगे थे। लेकिन फारूक सियार को अब ये सिस्टम बहुत बेकार लगने लगा था, क्योंकि वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, मिलिट्री की एक्सपेंशन हो, जितनी सारी चीज़ें थी वो सैयद ब्रदर्स तय करते थे कि अब हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से ईरानी और तुरानी ग्रुप मिल जाते हैं। ये लोग अपने साथ फारूक सियार को भी मिला लेते हैं, क्योंकि फारूक सियार को इंडिपेंडेंट रूलर बनना था, तो उसे ज़रूरी था कि ये सैयद ब्रदर्स से इन्हें हटाना होगा। तो 1719 में होता क्या है कि ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं सब मिलके कि सैयद ब्रदर्स को हम कैसे भी मुगल कोर्ट से बाहर करते हैं। लेकिन ये बात उन दोनों को पता पड़ जाती है। तो जो हिंदुस्तानी ग्रुप था, सैयद ब्रदर्स थे, वो फारूक सियार को जेल में डलवा देते हैं। जेल में डलवाते हैं, फिर उसे अंधा करते हैं और उसकी जेल में हत्या भी करवा देते हैं। अब 1719 ऐसा साल था कि केवल 1 साल के अंदर 4 मुगल बादशाहों को सैयद ब्रदर्स ने बदल दिया था। मतलब कि जो मुगल सत्ता थी वो उनके लिए केवल हाथों की एक कठपुतली बन चुकी थी, खेल बन चुका था।
जिसे भी जब भी मन होता था बादशाह बना देते थे, दूसरे को हटा देते थे। अब यहीं से जो निज़ामुल मुल्क ईरानी और तुरानी ग्रुप थे, उन्हें समझ में आ गया था कि दिल्ली के अंदर जो कब्जा है वो सैयद बर्दस्त का हो चुका है, अब यहाँ रह के कुछ होने वाला है नहीं। अब यहीं से मुगल एम्पायर की डिक्लाइन भी चालू हो जाती है, क्योंकि मुगल एम्पायर के जो बड़े बड़े प्रोविंस थे वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए थे। जैसे कि जो तुरानी ग्रुप के निज़ामुल मुल्क थे, वो निकल के सबसे पहले अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते हैं, जो कि मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा प्रोविंस था, जिसे कि हैदराबाद कहा जाता है। और उनके बाद ऐसे ही ईरानी ग्रुप के जो शहादत खान थे, वो अवध को अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाते हैं। पहले ये वहाँ पर गवर्नर बन के गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपना वहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल चलाने लगते हैं, अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं अवध का। ऐसे ही मुर्शिद कुली खान, उन्हें भी बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, लेकिन वो भी बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पे मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन करता जा रहा था, उसके बड़े बड़े प्रोविंस अलग होते जा रहे थे। बंगाल उस समय पर बहुत बड़ा प्रोविंस था और ज़्यादातर इकोनॉमी जो थी वो बंगाल से ही आती थी, लेकिन बंगाल, अवध, हैदराबाद सब अलग हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो मराठा पावर थी वो साउथ में राइज करती जा रही थी और नॉर्थ की तरफ सिख पावर राइज करती जा रही थी। जाट और राजपूत दोनों ही मुगल के खिलाफ हो चुके थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी गिरता जा रहा था। इनकी जो प्रोविंस थी वो भी छोटे होते जा रहे थे, और क्योंकि एक स्टेबलाइज अथॉरिटी मुगल्स के पास नहीं थी, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर केवल दिल्ली के अंदर सीमित होकर रह चुका था। इस तरीके से एक सबसे बड़ा साम्राज्य भारतीय इतिहास में वो ध्वस्त हो जाता है।